हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर एक बार फिर से मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच फिर से लेकर के आया हूं आपको, यानी कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट का जो है ना, जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी पेपर कैंसिल हो गया था ना, जो इस बार जो TRE 3 का पेपर जो कैंसिल हुआ था, उनके बारे में उनका जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट मैं लेकर के आया हूँ और पूरा डिटेल डिस्कशन। और इससे पहले मैंने जीएस का जो है ना डिस्कशन कर चुका हूँ, और जीएस का वीडियो मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जा करके आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, आपको उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है उसमें। तो आज जो मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट में जो 40 मार्क्स का, जहाँ से हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, और ख़ास करके जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे इस बार हिस्ट्री में क्या क्या पूछे गए थे, उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन। तो चलिए आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री में। ये जीएस पेपर मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, और हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के पेपर के बारे में। ठीक है, ये आपका ये जीएस ही है। हाँ, यहाँ से आपका जीएस स्टार्ट होता है। चलिए ओके, तो यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट है। चलिए, तो देख सकते हैं यह हमारा हिस्ट्री का पेपर है, और हिस्ट्री का पेपर जो 40 अंक के हैं, वो उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले एग्ज़ाम में। ये जो है आपको जस्ट TRE 2 वाले सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि आपको जो बताया जा रहा है ये TRE 2 वाले हैं। जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके बारे में तो नहीं है, ये TRE 2 के हैं। तो चलिए देख सकते हैं इनमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की, और जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। तो आप सबको पता होना चाहिए कि यानी कि कौन से देशों ने जो भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किया था। तो वो सबसे पहला जो देश है उसमें स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि भौगोलिक खोज प्रारंभ किए थे सबसे पहली बार। ठीक है, जब आप जानते हैं कि वास्को डी गामा जो है भारत जो 1492 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और केप ऑफ गुड होप के रास्ते, उसमें एक अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी भी उन्हें उसकी सहायता किया था, और वो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन वो पुर्तगाल से आए हुए थे, जबकि आपको वास्को डी गामा मतलब कहीं न कहीं आप देख सकते हैं वो एक यूरोपियन नागरिक था, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। तो प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें परंपरागत मत क्या होगा। इसका आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार, उपयुक्त में एक से अधिक, कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि आर्थिक यानी भौगोलिक खोजों का कारण तो आर्थिक कारण तो था ही, साथ में नए क्षेत्रों की खोज और ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था, क्योंकि जो यूरोपियन लोग थे वो ज़्यादातर ईसाई धर्म के प्रचार करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन से, बोस्टन टी पार्टी की घटना। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। ये 1773 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी आपको, 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। और मैं इसमें आपको बता दूं कि बोस्टन टी पार्टी की जो मेन घटना है वो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन हार्बर पर घटित हुई थी, जिसके दौरान अमेरिकी निवासियों ने ब्रिटिश चाय लेवी के विरोध में 342 चाय की पेटियों को क्या किया था, समुद्र में फेंक दिया था। तो इसके कारण जो है ना, ये इसका जो है ना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा अमेरिकी क्रांति में। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत यहीं से हो जाती है, आप सभी जानते हैं। और जो 19 अप्रैल 1775 को मैसेच्यूसेट्स में शुरू हुई थी, मुख्य रूप से आप अमेरिकी क्रांति के बारे में बात कर सकते हैं ना। तो बोस्टन टी पार्टी घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी। तो ये यानी कि आप कह सकते हैं इसमें थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। औपचारिक रूप से यह जो है ना अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में आपको घोषणा जो है इसका औपचारिक शीर्षक 13 संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वसम्मत घोषणा थी। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संस्थापक कह सकते हैं कि इसका संस्थापक एक दस्तावेज था। तो मुख्य रूप से अगर आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो है ना मुख्य रूप से जो मेन तत्कालिक कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, तो बोस्टन टी पार्टी की ही घटना थी। तो जैसे देख सकते हैं कि आपको ये जो थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जब इसकी घोषणा की, तो उसके बाद जो है ना महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा इसे अपना लिया गया था।
यानी कि अमेरिकी क्रांति को अपना लिया गया था। नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे। तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित अगर बुद्धिजीवी की बात करें तो आपको रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर, ये तीनों जो है ना तो फ्रांसीसी क्रांति के बुद्धिजीवी लोग थे। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल किसे कहा गया। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल मतलब डैश का काल है। तो ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल कौन सा होगा, तो आपका आंसर इसमें आपके आंसर हो जाएंगे ये जो है आर्थिक समस्या और धार्मिक समस्या और सामाजिक समस्या। तो मुख्य रूप से आर्थिक समस्या जो है ना ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल माना जाता है। महामंदी आर्थिक संकट का दौर था और यह 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। लगभग आप कह सकते हैं 1929 ईस्वी में यह आपको यह देखने को मिलता है, 1929 ईस्वी में, और यह लगभग 1939 तक चला। 1929 से लेकर के 1939 तक आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिली। ये महामंदी का दौर था, ठीक है। जबकि इस यूएसए में आपको महामंदी के कारण दुनिया के लगभग हर देश में उत्पादन में भारी गिरावट, गंभीर बेरोजगारी और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हुई थी। इस मंदी के कारण कृषि की कीमतें भी गिर गई, औद्योगिक कारण उत्पादन यह सब रुक गया था। तो ग्रेट डिप्रेशन ये बहुत महामंदी का दौर था जो 1929 ईस्वी में आया था। सारे देश इससे लगभग प्रभावित रहे। चलिए नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम लोग, झारखंड के क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे। तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है और ये फेमस क्वेश्चन है। झारखंड के क्षेत्र में आपको उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे, तो आपको बिरसा मुंडा जो है ये उलगुलान विद्रोह के नायक थे। मतलब मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो जहाँ तक बात करें तो आपको बिरसा मुंडा ये ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती राज्य व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जिसका नाम ही था मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह। और इसकी अगर इस विद्रोह की बात करें तो 1899 से लेकर के 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक यह विद्रोह मुख्य रूप से ज़्यादा प्रभावी रहा, है ना। 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक यह ज़्यादा प्रभावी रहा। और अंग्रेजों ने मुंडाओं की ज़मीन जब्त कर ली थी और भूमिहीन मजदूरों में के रूप में काम करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया था। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। और 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर में काश्तकारी, इसके लिए इस विद्रोह के कारण काश्तकारी अधिनियम भी पारित हुआ था। इसके बाद है भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सपाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है। भगीरथ मांझी के नेतृत्व में अगर देखिए सपाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित थे, तो आपको यह जो है ना इसमें आंसर होगा खरवार जनजाति। इसमें उपयुक्त में से आपको कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सपाहर आंदोलन आप देख सकते हैं 1868 ईस्वी में ये खरवार आंदोलन के सपाहर आंदोलन के रूप में जाना जाता है और इसका नेतृत्व संथालों ने किया था। जबकि इसकी शुरुआत आपको भगीरथ मांझी नहीं की थी। संथाल नेता भगीरथ मांझी की गिरफ्तारी 1880 ईस्वी में लगभग इसकी गिरफ्तारी हो गई थी। कितने 1880। और ये क्वेश्चन है कि भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सपाहर आंदोलन किस जनजाति द्वारा शुरू की गई थी, है ना। किस जनजाति द्वारा आपको शुरू की गई थी, तो ये संथाल जनजाति हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसका आंसर, संथाल जनजाति, सॉरी। नेक्स्ट बात करें तो ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था। तो ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन क्या कारण था। मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ और भारतीय वस्तुओं पर अधिक कर। उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका जो 9 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि यह जो है ना मशीन निर्मित वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा तो थी ही, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ भी थी और भारत में वस्तुओं का अत्यधिक कर भी लगाया जाता था, इसलिए आपको जो है ना हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। तो हम बात कर रहे थे इसमें आपको ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का, तो ये आपको सारे पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी। तो औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों के जो शासन थे भारत में ये तीनों प्रणाली लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त, रहतवारी बंदोबस्त और मारवाड़ी बंदोबस्त। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक आपको इसका आंसर हो जाएगा। यह सारे बंदोबस्त जो है ना भू राजस्व प्रणाली के तहत था। आपको मैं बता दूँ कि जो स्थायी बंदोबस्त था यह आपको 1793 ईस्वी में यह लागू किया गया था। कितने 1793 ईस्वी में आपको यह बंदोबस्त लागू किया गया था और किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आपको अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। जबकि यह बंगाल और बिहार में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी योजना जो है ना जॉन शोर ने बनाई थी। अगर यह अस्थायी बंदोबस्त की योजना की बात करें तो जॉन शोर नामक व्यक्ति था, उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। और जहाँ तक रैयतवारी बंदोबस्त की बात है तो यह मद्रास में चलता था रैयतवारी बंदोबस्त और 1820 ईस्वी में इसे लागू किया गया। कब किया गया, 1820 ईस्वी में आपको रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया। और मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में भी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडो द्वारा इसे पेश किया गया था।
अगर जस्ट बात करें तो आपको महलबारी बंदोबस्त ये 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में आपको ये देखने को मिलेगा महलबारी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? महलबारी बंदोबस्त। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करें तो अगले क्वेश्चंस में लेनिन द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, लेनिन द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो वो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, पहला। कृषकों को भूमि की हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों में राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये सारी मांगें लेनिन ने अप्रैल थीसिस में अपनी बताई थी और ये सारी मांगें काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनका। ये अप्रैल थीसिस जो है एक कार्यक्रम है यह, जिसे 1917 में रूस में आपको 1917 की जो रूसी क्रांति है उसके तहत लेनिन के द्वारा यह लाया गया था, है ना। लेनिन का पूरा नाम आपको व्लादिमीर लेनिन है और बोल्शेविक क्रांति के मुख्य नेता कह सकते हैं ये, ठीक है। और अप्रैल थीसिस आपको लेनिन द्वारा ही लाया गया था, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन के कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सिविल कोड यानी कि संपत्ति का अधिकार, विविधिक समानता का अधिकार, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, उपयुक्त में एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो 1804 ईस्वी में आपको जो है ना नागरिक संहिता को जो है लोकप्रिय रूप से नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है। इस कोड के सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और इसमें आपको हर तरह का अधिकार, लगभग आपको संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार और जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति हो गई थी। उपयुक्त में एक से अधिक आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो हम लोग, यानी कि इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्लाइड में, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिंगापुर से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। जबकि सुभाष चंद्र बोस जो है वो INA मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था और यह एक IIL भी इसकी भी अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की नागरिक प्रशासनिक शाखा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता भी स्वीकार की थी। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से उन्होंने दुनिया के सामने INA के अस्तित्व और उसके उद्देश्य की घोषणा भी की और दिल्ली तक मार्च करना, दिल्ली चलो का नारा भी दिया। तो 12 जुलाई 1943 को झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन भी किया गया था और इसका नेतृत्व 1940 में मलाया से रहने वाले डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। तो वो तो कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर मैं बता दूं तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से गए थे और वहीं से उन्होंने घोषणा की थी दिल्ली चलो का नारा वहाँ तक मार्च करने के लिए सभी लोगों को बोले थे और INA का गठन किया था। देख सकते हैं किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का शपथ लिया गया? तो आप देख सकते हैं नागपुर सत्र में, लखनऊ सत्र में, या फिर सूरत सत्र में, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो आपका इसका जो है 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको जो है 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन था तो यानी कि आपको असहयोग आंदोलन का जो संकल्प लिया गया था वो आपको नागपुर सेशन था, नागपुर अधिवेशन में यह पारित हुआ था और 1920 में महात्मा गांधी द्वारा ही इसे पेश किया गया था, उसके नेतृत्व में मतलब ये पेश किया गया था कांग्रेस। जबकि 1920 में कलकत्ता में अपने विशेष सत्र में असहयोग आंदोलन को मंजूरी भी दे दी थी, जिसके बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सत्र में आपको पूरा तरीके से समर्थन मिला था इसको। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं ये, बेलगांव 1924। बस एक ही ऐसा सेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बेलगांव, जो कि 1924 में महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की। इसके बाद वो कभी किसी सेशन में मतलब हिस्सा तो लिए लेकिन वो अध्यक्षता नहीं किए। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कौन सा आंदोलन, दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें तो 1857 क्रांति में किसने जगदीशपुर से विद्रोह किया था? तो वो थे हमारा कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट बात करें किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप सभी जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट बात करें तो आपको अगली क्वेश्चंस के बारे में किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है? तो सभी आप लोग जानते हैं कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन, स्वराज हमारा जमशेद अधिकार ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वैसे तो मैं बता दूं कि TRE 2 के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से मतलब TRE 3 से तो ईजी थे, जबकि TRE 2 वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान है और ये इस टाइप के क्वेश्चन
रिपीटेड तो हो सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चंस का लेवल कम से कम, इससे आपको ये पता चलेगा कि बीपीएससी जो है किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये अनुमान आप लगा सकते हैं इसके आधार पे। तो देख सकते हैं नेक्स्ट है, किसने अवध किसान सभा का स्थापना किया था। अवध किसान सभा की स्थापना की अगर बात करें हम, तो आपको इसमें किसने किया था, बाबा रामचंद्र दास, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं था। आपको बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना किया था। किसने, बाबा रामचंद्र। ये जो बाबा रामचंद्र है, आपको 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रूर गांव में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो यह अगर बात करें तो यह संगठन जो है किसानों की मदद के लिए बनाया गया था, और इसमें झिंगुरी सिंह जैसे अन्य किसान नेताओं ने भी सहायता की थी। जबकि अवध का क्षेत्र जिसमें प्रतापगढ़ जिला शामिल है, वो तालुकदारी की कृषि प्रणाली पर आधारित था, जिसके शीर्ष पर एक तालुकदार यानी जमींदार, तालुकदारी मतलब जमींदारी पर निर्भर था, जिससे कि किसानों पर अत्याचार प्रचलित था। तो अवध किसान सभा का प्रमुख मांगों में अगर बात करें तो नजराना, बेदखली और बेगार को मध्ययुगीन अवैध प्रणालियों का उन्मूलन शामिल था। उस समय कई प्रमुख नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और किसान सभा के बैनर तले किसानों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। तो उस समय किसान आंदोलन जो है ना कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 का, तो आनंद मठ किसकी रचना है। तो आनंद मठ किसकी रचना है, तो आप सभी जानते हैं आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। तो ये जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय की रचना होगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपको भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, थोड़ा सा मतलब समय के अभाव कारण आपको जो है ना थोड़ा फास्ट में मैं खींच रहा हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक कौन थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक की बात करें तो आपको इसमें ऑप्शन दिया अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अंसारी और अब्दुल गफ़ार खान। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल गफ़ार खान जो है ना ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक रहे थे। ठीक है, उसमें गफ़ार खान, इसे खान अब्दुल गफ़ार खान के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट बात करें तो आपको कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलाव जो है ना, सिलाव भी खाजा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। आपको कौन से, सिलाव। खाजा का एक पारंपरिक मिठाई जो भारतीय मिठाई पेस्ट्री है, जो कि भारत के कई क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो यह जो है आटा, चीनी और घी आधारित ये सब दे करके बनाया जाता है। बड़ा कुरकुरा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, भागलपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध कॉटन सिल्क उद्योग के लिए, मतलब भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉटन एवं सिल्क के लिए, लोह के लिए, रेलवे के लिए, उपयुक्त कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए भागलपुर जो है ना रेशम और सिल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। भागलपुर वाले शहर जो बिहार का एक शहर है जो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, और इसे भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बात करेंगे। तो निम्नलिखित युग्म को सही से आपको मैच करना, मिलान करना है। तो इसमें देख सकते हैं आपको 25 नंबर के क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे लीची जो है कहाँ फेमस है, तो मुजफ्फरपुर में, बिल्कुल सही है। केला, बैसाखी, मखाना, मधुबनी। तो इसमें आपको कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो अगर बात करें तो इसमें आपको जो है एक से अधिक युग्म सही है, क्योंकि लीची तो मुजफ्फरपुर में मिलता ही है, जबकि केला आपको वैशाली में मिलता ही है, और मखाना भी मधुबनी में। तो ये आपका सभी इसमें जो है ना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था। सबसे पहले अगर छपाई तकनीक के विकास के बारे में बात करें तो छपाई तकनीक का सबसे पहले विकास जो है आपको चीन में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, चीन में। और चीन सबसे पहले कागज़ कारखाना भी खोला था, इसलिए कह सकते हैं चीन में सबसे पहले छपाई तकनीक का विकास हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। तो 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना की बात करें तो वो सेठ हुकुमचंद ने की थी। किसने की थी, सेठ हुकुमचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। और ये सेठ हुकुमचंद जो है आपको सबसे पहली बार एक बहुत बड़े व्यवसायी थे जिन्होंने प्रथम जूट मिल की स्थापना की थी कलकत्ता में। इसके बाद आपको होम चार्जेस क्या है। अगर होम चार्जेस की बात करें तो मतलब घर पे लगने वाला जो कर होता है ना, उसी को हम लोग होम चार्ज कहते हैं। तो भारत के बाय ऋण नहीं होगा ये आपको, और ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संप्रेषण नहीं होगा, ब्रिटिश अधिकारियों को पेंशन नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ये आंसर तो उस हिसाब से देखा जाए तो गृह शुल्क जो होता है यह शब्द तात्पर्य भारत की ओर से है और इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए खर्च से है।
गृह शुल्क के मुख्य घटक की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश विदेशों में सार्वजनिक था। इसमें आपको जो है ना, अगर होम चार्जेस की बात करें तो ओपिक में 1 से अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओपिक में 1 से अधिक, क्योंकि भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज भी था गृह शुल्क, और ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति संप्रेषण भी था, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन भी था, जो कि गृह शुल्क के आधार में होम चार्जेस दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए हम लोग अब जो है ना थोड़े फास्ट में रिवीजन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। तो किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा मतलब भारत माता की पेंटिंग चित्र प्रस्तुत की थी, तो वो थे आपको अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना अगर बात करें तो ये मैजिनी ने की थी। किसने की थी? मैजिनी ने। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी थे? मतलब कांग्रेस के बहिष्कार के सिद्धांत का सबसे प्रबल विरोधी कौन थे? 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस में विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोधी माने जाते थे। वो थे आपको, अगर बात करें इसमें तो ये आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, जो प्रबल विरोधी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास, ये प्रबल विरोधी आपको कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। तो यह 32 नंबर का क्वेश्चन यह किसने कहा? तो आपको यह जो है ना, ये बातें सुभाष चंद्र बोस ने कही। किसने कही? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कही? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट ने यह घोषित किया? तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा आपको केलॉग-ब्रेया पैक्ट ने यह घोषणा किया था कि राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किसी भी देश में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। ठीक है। 34 नंबर में देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में आपको कॉर्डिंग शब्द की अगर बात करें तो यह किसे इंगित करेगा? यह उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसमें कि कपास या ऊन की कटाई की जाती है। ठीक है। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होगा, लंकासार में नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये आपका लास्ट स्लाइड होगा इसमें। ठीक है। गांधी जी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी जी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स नामक पुस्तक की बात करें तो यह डेविड हर्डीमैन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? डेविड हर्डीमैन। देख सकते हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास करके इसे तो बहुत सारे किताबों में ढूंढा गया जो कि जल्दी नहीं मिला। तो इसमें आपको जो है ना ये क्वेश्चंस कुछ थोड़े से अलग दिखें क्वेश्चंस, है ना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो इसकी बात करें तो आपको जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय कितने हैं? 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। चलिए इसके थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो यूएनओ यह जो है ना संविधान चार्टर में एक प्रस्तावना और 111 लेख इसमें शामिल हैं और इनमें आपको कुल 19 अध्यायों का वर्णन किया गया। पहला अध्याय जो है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को सामने रखता है। अगर पहला अध्याय की बात करें, पहला अध्याय, जबकि दूसरा अध्याय की बात करें तो वो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता एवं मानदंड, यानी कि पहला अध्याय आपको जो है उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत की बताता है और दूसरा अध्याय आपको उसकी सदस्यता और मानदंड को स्थापित करता है। जबकि अगर हम तीसरे अध्याय की बात करें, आपको तीसरे नंबर की अध्याय की बात करें तो वह जो है मतलब 6 प्रमुख अंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है और अध्याय 6 प्रमुख अंग है, ये बताता है आपको तीसरा अध्याय। जबकि 4 से 15 तक वो जो है ना इन अंगों के बहुत सारे कार्यों को बताता है। यानी कि आप कह सकते हैं 4 से लेकर के 15 तक जो भी इसके अंग है मतलब अध्याय हैं वो जो है ना इसके कार्यों को बताता है। क्या बताता है? इसके कार्यों को। और शेष अध्याय जो है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, विविध प्रावधान, संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्था और संशोधन जैसे विषयों को कवर करती है। तो इस तरीके से आपको जो है ना इसका आंसर आपको
111 अध्याय और 19 अनुच्छेद आपको हो जाएंगे, इसमें 19 अध्याय हो जाए, 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 37 नंबर की बात करें तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करें तो क्वेश्चन है कि औद्योगिक, इसमें आंसर क्या है, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता का पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक स्थिरता लाना, ये भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, तो उपयुक्त में आपका जो है ना 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको, अगर अगली क्वेश्चन पे दें, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बात करें चीनी लोक गणराज्य की स्थापना, तो ये आपको 1949 ईस्वी में हुआ था चीनी लोक गणराज्य की स्थापना, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीनी लोक गणराज्य जो कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपको, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई? तो औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक क्रांति के उत्थान में अगर बात करें तो किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई? कृषि क्रांति, पूंजी एवं नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। उपयुक्त में 1 से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसमें भी आपका आंसर जो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में 1 से अधिक। ठीक है, क्योंकि कृषि क्रांति, पूंजी उद्योग, नई उद्योग प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, ये सारे जो है ना औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण थे। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मतलब कि आपको हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं, और इस तरीके से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। अगले सेशन जो है ना हम लोग ज्योग्राफी का लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि, और जो ज़रूरत होगी तो वो सारे वीडियो मैं इस चैनल पर लाऊंगा, तो आप सभी इसके साथ जुड़ जाइए, अगर जो भी नहीं जुड़े हैं अभी तक। तो इनमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो ये कौन था? आपको इसका न्यायाधीश सर वेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम थे? सर वेनेगल नरसिंह राव, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें उपयुक्त में से यहाँ तो आपको BN राव दिया हुआ, और राव थे, उन्होंने 1952 से 53 में के दौरान ICJ के सदस्य के रूप में कार्य किया। हालांकि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों पर विचार करें तो पहले भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। यहाँ पे क्या पूछा गया था? प्रथम भारतीय न्यायाधीश, यहाँ पे आपको प्रथम भारतीय न्यायाधीश पूछा गया, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक ना, प्रथम भारतीय न्यायाधीश, यहाँ पे आपको प्रथम भारतीय न्यायाधीश के बारे में बात किया गया, जो कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। जबकि इससे पहले 1952-53 में आपको ये थे वेनेगल नरसिंह राव, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको ज्योग्राफी का डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।